एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि टाइम से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन है, पहला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दूसरा है अंत्योदय योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी आवास योजना, चौथा है समुदाय विकास कार्यक्रम योजना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह कार्यक्रम जो समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुदाय विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो देखिए, इसे जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में। तो देखिए, ये योजना समुदाय विकास कार्यक्रम योजना ये क्यों शुरू किया गया था? तो ये जो समुदाय यानी जो ग्रामीण एरिया है, जो ग्रामीण है, गांव है, तो उनके लिए शुरू किया गया था, ताकि उनका जो है व्यापक विकास हो सके। उन्हीं के लिए ये शुरू किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था कि 1948 में यानी 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिले में एक जो है प्रायोगिक योजना शुरू की गई थी और ये बहुत सफल हुआ था। तो इसकी सफलता से प्रेरित होकर के 1952 में यानी 1952 में जनवरी में भारत में जो है ग्रामीण जीवन के चतुर्दिक तथा व्यापक विकास के लिए, ग्रामीण जीवन के लिए, समुदाय हम किसको बोलते हैं? तो गांव को भी समुदाय बोलते हैं। तो ग्रामीण समुदाय के लिए, ग्रामीण जीवन के लिए 1952 में जो है ये अमेरिका के किसी फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता जो है उन्होंने देना स्वीकार किया। तो इसके बाद ही इसी से प्रेरित होकर के इन्होंने इसकी शुरुआत की और इस योजना का नाम, ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम उन्होंने सामुदायिक विकास योजना रखा। और 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य था। तो ऑप्शन है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, बी है वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, सी है स्कूली छात्राओं के लिए सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, डी है निर्धन परिवार की महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, इसका मुख्य लक्ष्य था क्या? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको बोलते हैं। तो ये जो है एक ग्रामीण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है, यानी ये ग्रामीण के लिए है। किसके लिए है? ग्रामीणों के लिए है। और यह कैसा कार्यक्रम है? तो यह एक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम है, गांव के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए। तो यह एक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम है। और यह जो योजना है ये कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को ये शुरू किया गया था और इसका प्रमुख लक्ष्य था शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना
भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? तो ऑप्शन दिया है मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो जननी सुरक्षा योजना है, जननी मतलब होता है माता या माँ, तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये भारत सरकार की योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य था मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। और इसके अलावा ये शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। और इसके अलावा ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये योजना जो है ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन यानी अमृत का शुभारंभ कब किया गया था? अटल मिशन, ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, दूसरा है 25 जून 2015, तीसरा है 15 अगस्त 2015, चौथा है 26 जनवरी 2015। तो अटल मिशन का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 जून 2015 को। तो देखिए ये योजना जो है इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? छोटे शहरों व कस्बों को या फिर जो शहरों के कुछ भाग होते हैं, मतलब जो उनके अनुभाग होते हैं, तो उनको चुन करके वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इसका क्या उद्देश्य था? बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना किसके लिए? जो कस्बे हैं या फिर जो शहरों के कुछ अनुभाग हैं उनके लिए, जो छोटे शहर या जो कस्बे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1995, 2000, सी है 2005 और 2005, डी है 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1997। तो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना है, इसका पहला चरण 1997 में शुरू किया गया था। तो देखिए बाल स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि गर्भधारण से लेकर के जन्म और इसके 5 साल की जो उम्र होती है उतने तक को क्या कहते हैं? बाल स्वास्थ्य। मतलब गर्भधारण से जन्म और इसके 5 साल की उम्र की देखभाल जो है बाल स्वास्थ्य कहलाता है। और 5 साल की उम्र के बाद क्या होता है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर स्कूल या जो स्वास्थ्य प्रोग्रामर टीम होता है वो नज़र रखता है। तो मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल स्वास्थ्य टीम में सदस्य जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी जो उनकी देखभाल करता है स्वास्थ्य प्रोग्रामर टीम। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ? तो ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या फिर नवीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि महिलाओं के कल्याण के लिए जो है शुरू किया गया था योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। एक सेकेंड, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और इसके अलावा रोजगार में वृद्धि। ये मुख्य उद्देश्य था।
और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है महिला के कल्याण के विकास उपागम में भी परिवर्तन जो है वो शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वो क्या था? तो ऑप्शन है महिलाएं तथा कल्याण योजनाएं, दूसरा है महिलाएं तथा विकास, तीसरा है महिलाएं तथा शिक्षा, चौथा है महिलाएं तथा स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महिलाएं तथा विकास। महिलाओं का जो है विकास वो छठी पंचवर्षीय योजना में जो शुरू किया गया था महिलाओं के बारे में, तो वो था कि उनके विकास से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के परे अवधारणा का प्रवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है के डेविस, जेसी फाल्डवेल, तीसरा है डीजे बांग, चौथा है बी बेरेलसन। तो इसका राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी बेरेलसन। इन्होंने परिवार नियोजन के परे एक ये अवधारणा दी थी, इसके ये प्रवर्तक है। और परिवार नियोजन का जो सफल अनुपालन था वो भारत ने अपनाया था। और भारत में जनसंख्या वृद्धि के खतरों को मतलब महसूस करते हुए स्वतंत्रता के बाद से, यानी 1952, भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद यानी 1952 से ही परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये शुरू कर दिया गया था, 1952 से ही। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में निम्नलिखित विभिन्न कार्यनीतियां अपनाई जाती हैं। तो पहला है विस्तार उपागम, दूसरा है नैदानिक उपागम, तीसरा है समेकित उपागम, चौथा है प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य रक्षा उपागम। तो इसमें दिया हुआ है उपर्युक्त अनुक्रमों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको क्रम में लगाना है और कूट में इसका जवाब देना है। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहला होगा नैदानिक उपागम, उसके बाद दूसरा होगा हमारा विस्तार उपागम, फिर तीसरा होगा हमारा समेकित उपागम, फिर चौथा होगा प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य रक्षा उपागम। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इन उपागमों के माध्यम से जो है इनका प्रयोग करके जनसंख्या नियंत्रण जो है उस पर रोक लगाया जा सकता है, इसलिए इन उपागमों को जो है लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो 1980 में चालू किए गए थे, तृतीय विश्व देशों में बलात् चालू किए गए थे, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है ऋण वसूल करना, दूसरा है भाई भतीजावाद रोकना, तीसरा है भ्रष्टाचार समाप्त करना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऋण वसूल करना, भाई भतीजावाद रोकना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, ये सभी क्या है, ये समायोजन कार्यक्रम के जो है उद्देश्य थे। देखिए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो है ये 1980 का मुख्य उद्देश्य जो था, मतलब 1980 का जो मुख्य उद्देश्य था वो इन तीनों के अलावा क्या था? आम जनता की भागीदारी, ऋण वसूल करना, भाई भतीजावाद पर विरोध लगाना, ये सब भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम एसएचजी कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1995 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1996 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1997 को, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1999 को। तो देखिए जो स्वयं सहायता समूह योजना है ये नाबार्ड जो बैंक है, नाबार्ड जो है इसके द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किया गया था, 1992 में शुरू किया गया था। और बाद में जो है नाबार्ड के साथ साथ एसबीआई, आरबीआई और नाबार्ड के साथ जो है आरबीआई ने भी 1993 में जो समूह है इनको जो है अपने बैंकों में बचत खाता रखने की अनुमति दी थी। और इसी के लिए जो है एसएचजी आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा मिला था, यानी स्वयं सहायता समूह जो है। और जो स्वयं सहायता समूह है ये योजना जो है बैंकों से लिंक कार्यक्रम है, मतलब बैंकों द्वारा इनका जो खाता होता है वो लिंक होता है और बैंक इनको जो है लोन देता है ब्याज पे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ये 1992 में शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल कहाँ से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस से। भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो हुआ था 1950 में। योजना आयोग 1950 में योजना आयोग को प्रारंभ किया गया था और यह जो योजना थी ये रूस से प्रभावित होकर के चलाया गया था। पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इनके नेतृत्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। और यह जो योजना थी ये 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। फिर बाद में केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग जो है इसका नाम बदल करके यानी इसको भंग करके बाद में उसका जो है नाम क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। और यह कब किया गया था? नीति आयोग, योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग कब रखा गया था? तो ये जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया था योजना आयोग की जगह केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्जाति प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? निर्जाति प्रणाली यानी एथनोसेंट्रिज्म या फिर एथनोमेथोडोलॉजी जो है। तो पहला ऑप्शन है, संपूर्ण कार्य कारण व्याख्या के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों को किससे बढ़ावा मिलता है। दूसरा है, समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचनाओं में सक्रिय रूप में लगे हैं। तीसरा है, विभिन्नता समकालीन प्रचलन में है, हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां कुछ भी घटित होता रहता है। और इसके अलावा चौथा है, सामाजिक संस्थानों के प्रभाव को समाज और जीव के बीच सादृश्यता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप में लगे हुए हैं। तो देखिए जो निर्जाति प्रणाली है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये गारफिंकल द्वारा शुरू किया गया था। गारफिंकल ने इसको शुरू किया गया था और इनको जो है एथनोमेथोडोलॉजी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, यानी इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी का सिद्धांत दिया हुआ था। और एथनोमेथोडोलॉजी में क्या होता है कि दिन प्रतिदिन में जो गुजरने वाली सूक्ष्म घटनाएं होती हैं यानी माइक्रो थ्योरी जो घटनाएं होती हैं उनको देख करके सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें जो मैक्रो है यानी सोसाइटी है उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, यानी जो सूक्ष्म है। यानी ये शुरुआत करते हैं नीचे से, मतलब व्यक्ति से ये शुरुआत करते हैं और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ये सोसाइटी को बनाता है, समाज व्यक्ति को नहीं बनाता है, व्यक्ति जो है वो समाज को बनाते हैं। तो एथनोमेथोडोलॉजी जो है ये माइक्रो थ्योरी का अध्ययन करता है, यानी माइक्रो थ्योरी अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, निजाति पद्धति की शुरुआत में निम्नलिखित में किससे संबंधित की जा सकती है? तो अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हेराल्ड गारफिंकल। इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी सिद्धांत को दिया था। एथनोमेथोडोलॉजी यह जो उपागम है ये समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ यानी जो सोशल रियलिटी है उसको समझने में मदद करता है। एथनोमेथोडोलॉजी जो इनका सिद्धांत है गारफिंकल का, तो इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। ये इनकी बुक का नाम है और इसी में इन्होंने अपना जो है वो सिद्धांत दिया है।
और यह जो उपागम है ये समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ यानी सोशल रियलिटी को समझने में नया जो है आयाम प्रस्तुत करती है और इसमें सामाजिक यथार्थ का निकटतम से तथा प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। और यह जो उपागम है ये मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। और इस उपागम में मतलब 3 पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। तो पहला हमारा है जो दिन प्रतिदिन की सामान्य जो क्रियाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं। दूसरा इसमें जो बल दिया जाता है वो है भाषा का सामाजिक पक्ष। और तीसरा इसमें जो है वो है सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने काम में लेता है, अपने व्यवहार में लेता है। और इसके अलावा जो ये एथनोमेथोडोलॉजी है ये जो है प्रकारवाद यानी जो फंक्शनलिस्ट हैं उनके जो है घोर विरोधी हैं। कुल मिलाकर के जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं इनका कहना है कि अगर हमें मतलब समाज का अध्ययन करना है तो हमें जो समाज में रह रहे व्यक्ति हैं उनके दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, उनका जो दृष्टिकोण है सामाजिक घटना को समझने का, उस दृष्टिकोण से हमें जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए, यानी उनका गहन अध्ययन करना चाहिए, सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार, दूसरा है समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा, तीसरा है समाज में संसाधनों का वितरण, चौथा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक व्यवस्था के जो मूल आधार हैं वो किससे संबंधित है? वो लोक विज्ञान उपागम जो है यानी एथनोमेथोडोलॉजी जो अप्रोच है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पीटर ब्लाउ के अनुसार सामाजिक विनिमय में कौन सा पुरस्कार सबसे कम व्यवहार्य है? तो पीटर ब्लाउ ने जो है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत दिया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन है धन, अनुमोदन, सम्मान और अनुपालन। तो इसमें से पीटर ब्लाउ ने धन को जो है बताया कि जो धन है ये क्या है, सबसे कम व्यवहार्य है सामाजिक विनिमय में, यानी कम महत्व है धन का। और इसके बाद उन्होंने जो है बताया कि जो विनिमय है ये सामाजिक संस्था के संदर्भ में, मतलब इन्होंने इसको बताया और इन्होंने इसमें जो है शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। धन को इन्होंने कम महत्वपूर्ण बताया, इन्होंने उसके स्थान पर क्या कहा कि जो शक्ति है, पावर है, इसकी भूमिका का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति की भूमिका जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है और बताया कि सामाजिक विनिमय में जो धन और जो ये पुरस्कार है ये कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? ऑप्शन है प्रकार्यात्मकवाद, दूसरा है संरचनात्मकतावाद, तीसरा है प्रघटना विज्ञान, चौथा है विनिमय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रघटनावाद यानी फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी क्या है? इसने कहा कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है वो दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है, यानी ये भी दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उन पर बल देता है। प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी के जो प्रणेता हैं वो कौन है? अल्फ्रेड शूर्ज, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। अल्फ्रेड शूर्ज ने दिया था। इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उसमें हमने जो है प्रघटनावाद और एथनोमेथोडोलॉजी या जो निर्जाति प्रणाली है इनके बारे में हमने थोड़ा अच्छे से डिस्कस किया है। तो ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में हर क्वेश्चन में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इसके पहले जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप उसको देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमारे कहीं ना कहीं सब मिलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं। पीजीटी का जितना हमने वीडियो डाला हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आंसर है और इसके अलावा जीआईसी के जितने क्वेश्चन हैं तो वो सारे क्वेश्चन हमारे नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें काम देंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन है व्यक्ति, समूह, संस्था या फिर राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति।
देखिए, जो व्यापार होता है ये मतलब दो व्यक्तियों के बीच होता है, जो कि मतलब अनियमित रूप से अपनी अपनी वस्तुओं में अदला बदली करने के उद्देश्य से मिलते हैं। और जो जनजातियां होती हैं, इनमें जो विनिमय होता है, मतलब वस्तुओं का विनिमय होता है, ये भी एक तरह का व्यापार है। तो आपस में ये लोग जो है सामान की अदला बदली करते हैं। तो इसमें जो है व्यक्ति का महत्व होता है, उस सामान का महत्व नहीं होता है। तो इसमें व्यक्ति का महत्व होता है, वो जो है वस्तुओं का आपस में विनिमय करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नृजाति वैज्ञानिक निम्न में इच्छुक होते हैं। सूक्ष्म संरचनाएं, दीर्घ संरचनाएं, ना तो सूक्ष्म ना ही दीर्घ। चौथा है कलापूर्ण प्रणालियां, जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म संरचनाएं। जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो माइक्रो थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करता है। नृजाति वैज्ञानिक जो है ये सूक्ष्म संरचनाओं में इच्छुक होते हैं। नृजाति विज्ञान समाजशास्त्र का एक सिद्धांत है, जो कि रोजमर्रा या दिन प्रतिदिन का जो सामाजिक संबंधों को जानने में रुचि रखता है। और यह जो है सांख्यिकी या अनुभवजन्य अवलोकन के बजाय अर्थ का विश्लेषण करने में रुचि रखता है। यानी लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसके विश्लेषण में एथनोमेथोडोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजिकल विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी जो फिनोमिनोलॉजी स्कूल है उससे कौन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है डब्ल्यू डिल्थे, दूसरा है ई हुर्सल, तीसरा है ए स्कूर्ज, चौथा है एम वेबर, पांचवा है पी बॉर्ड्यू यानी पियरे बॉर्ड्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। एम वेबर जो है ये फिनोमिनोलॉजी से संबंधित नहीं है, मतलब ये फिनोमिनोलॉजी जो स्कूल है उससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो ई हुर्सल है, इनको प्रघटना शास्त्री यानी फिनोमिनोलॉजी का दर्शन का जनक माना जाता है। इनको दर्शन का जनक माना जाता है, किसको? हुर्सल को। और इसके अलावा जो प्रघटना शास्त्र है ये एक दार्शनिक पद्धति है, जिसके द्वारा चेतना की व्यवस्थित तरीके से खोज की जाती है। डिल्थे जो है, पी बोर्द्यू तथा स्कॉट्स जैसे जो ये विद्वान हैं, ये प्रघटना शास्त्रीय विद्यालय से संबंधित हैं, जबकि वेबर जो है ये नवगांतवादी संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, घटना क्रिया विज्ञानी एवं नृजाति पद्धति शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है पहला समाज के दृष्टिकोण से, भावात्मक कर्ता के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से, या सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी है ये जो है सामाजिक क्रिया को समझने के लिए व्याख्यात्मक उपागम है। और जो ये दृष्टिकोण अपनाता है वो सामाजिक कर्ता का जो दृष्टिकोण होता है उसको ध्यान में रख करके इस व्याख्यात्मक उपागम का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत से संबंध है? जॉर्ज सीमेल, जॉर्ज एच मीड, जॉर्ज होमन्स, जॉर्ज लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज होमन्स। तो जॉर्ज होमन्स जो है ये विनिमय के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो पहला है विशेषीकरण, दूसरा है पदानुक्रम, तीसरा है पदावधि, चौथा है आरक्षण। तो वेबर ने जो अपना नौकरशाही का इन्होंने अवधारणा दिया हुआ था, कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, तो उसमें से कौन सी इसका लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरक्षण। आरक्षण जो है ये वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है। जर्मन समाजशास्त्री हैं वेबर, इन्होंने नौकरशाही के प्रमुख लक्षण बताए हैं। इन्होंने कानून तथा नियम द्वारा निर्धारित कार्यालय के कार्यों का एक निश्चित क्षेत्र, लिखित प्रलेखों पर आधारित गोपनीय प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन का प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नियमानुसार संचालन और तकनीकी योग्यता क्षेत्र, कार्यालय के कार्यकलापों का निजी मामलों से पृथकता और अधिकारियों की वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति और निश्चित वेतन व्यवस्था आदि, ये सारी चीज़ें बताई हैं, जबकि उन्होंने आरक्षण जैसी कोई बात नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है?
ऑप्शन है आर लिंटन, एच मेन, एम वेबर, आर के मर्टन। तो सामाजिक प्रतिष्ठा की बात किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में इन्होंने परिस्थिति समूह की अवधारणा का प्रयोग किया था। और परिस्थिति समूह से जो वेबर का मतलब था कि ऐसे समूह जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक सम्मान सूचक मानदंडों और समान जीवन शैली के आधार पर विभेद किया जाता है। इन्होंने संपत्ति, शक्ति व सम्मान यानी प्रतिष्ठा को स्तरीकरण का आधार माना था। किसको माना था? संपत्ति, शक्ति व सम्मान, सम्मान या प्रतिष्ठा, इन तीनों को ही इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना था मुख्य। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है वर्ग विहीन समाज, आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता। दूसरा है वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज, आदिम साम्यवाद। तीसरा है आदिम साम्यवाद, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विभेदीकरण व असमानता। चौथा है आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्गहीन समाज। तो इसमें से जो कार्ल मार्क्स ने बताया था कि संपत्ति का जो विकास हुआ है, एक उसका मतलब उद्विकास हुआ है चरणों में, तो उसमें से उन्होंने उसका क्या क्रम बताया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आदिम साम्यवादी युग था, उसके बाद जो है दूसरा वर्ग विभेदीकरण व असमानता, तीसरा वर्ग विहीन समाज। तो कार्ल मार्क्स ने जो है अपने सिद्धांत, तो इनका जो सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी जो मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी जो इतिहास का काल का विभाजन उन्होंने किया था आर्थिक प्रणालियों के आधार पर, उसमें उन्होंने 5 प्रकार के जो है वर्गीकरण इन्होंने किया था। तो पहला इन्होंने बताया था आदिम साम्यवादी वो युग, दूसरा इन्होंने दासत्व युग बताया था, तीसरा इन्होंने सामंतवादी युग बताया था, यानी जो वर्ग विभेदीकरण व असमानता कब शुरू हुआ था? सामंतवादी युग से शुरू हुआ था। चौथा इन्होंने पूंजीवादी युग बताया। पांचवा इन्होंने समाजवादी युग बताया, यानी वर्ग विहीन समाज, जिसकी कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है? पहला है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है इमानुएल दुर्खीम, तीसरा है मैक्स वेबर, चौथा है मेलिनोव्स्की। तो इसमें से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन और इमानुएल दुर्खीम, इन दोनों ने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया था। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को मतलब न केवल स्पष्ट किया था, बल्कि जो है समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और स्वायत्त विज्ञान के रूप में भी प्रतिष्ठित किया था इमानुएल दुर्खीम ने। और दुर्खीम की तरह ही ब्राउन जो थे, इन्होंने भी समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों की महत्ता पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, भू संपत्ति प्रणाली यानी स्टेट सिस्टम प्रायः किससे अधिक संबंधित है? तो पहला है प्राचीन समाज, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है सामंतवाद, चौथा है पूंजीवाद समाज। तो जो भू संपत्ति प्रणाली थी, स्टेट सिस्टम था, वो किससे संबंधित था? तो ये था सामंतवादी व्यवस्था से संबंधित था। देखिए स्टेट प्रणाली जो है ये सामंतवाद से अधिक संबंधित है। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में समाज के 5 प्रकारों की चर्चा की थी, जिसको अभी हमने बताया। और इसके अलावा जो सामंतवादी समाज है, इसमें भू संपत्ति प्रणाली पर आधारित थी ये समाज, सामंतवादी समाज, जिसमें शोषक वर्ग जो है वो कौन होता था? वो भूस्वामी होता था, जैसा, और जो शोषित वर्ग होता था वो कौन होता था? वो भूमिहीन कृषक होता था। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।